तो ब्रेक स्टेटमेंट देखिए किस लिए यूज करते हैं, कई बार प्रोग्रामिंग में ऐसा सिचुएशन बनता है जहां पे हमको डेटा के फ्लो को अल्टर करना पड़ता है, मतलब या तो हमें जंप करना पड़ता है या तो हमें किसी सर्टेन कंडीशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करना पड़ता है। ठीक है, दोनों सिचुएशन में, जंप के सिचुएशन में भी हम कंडीशन पे डिपेंडेंट होते हैं और कंटिन्यू के सिचुएशन में भी हम कंडीशन पे डिपेंडेंट होते हैं। तो दोनों ही एक्चुअली में दोनों ही स्टेटमेंट लूप के अंदर में डेटा के फ्लो को अल्टर करने के लिए या डेटा के फ्लो को डिसाइड करने के लिए यूज होता है। स्टेटमेंट का अगर स्टेटमेंट डिस्कस करें तो ब्रेक स्टेटमेंट एंड्स द लूप इमीडिएटली आफ्टर व्हेन इट इज इनकाउंटर्ड। मींस जैसे ही एक लूप के इनसाइड में ब्रेक स्टेटमेंट लगा होता है तो लूप क्या हो जाता है, वो टर्मिनेट हो जाता है। ऑलराइट, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है। मतलब ये एक्चुअली में एक जंप स्टेटमेंट है जो हमको जंप करवा देता है लूप को बॉडी के बाहर। ओके, या हमें लूप की बॉडी के डायरेक्टली बाहर जंप करवा देता है एक पर्टिकुलर कंडीशन के मीट होने पे। ओके, ध्यान दीजिएगा, एक पर्टिकुलर कंडीशन के मीट होने पे ये हमें लूप के बाहर जंप करा देता है। ठीक है, तो क्योंकि कंडीशन के मीट होने पे लूप के बाहर जंप कराता है तो कंडीशनल स्टेटमेंट के बेसिस पे हमारा ब्रेक स्टेटमेंट काम करता है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हम सेकेंड लाइन लिख सकते हैं, द ब्रेक स्टेटमेंट is almost always used with if else statement. Okay, if else statement. अच्छा, if else statement क्या है? if else statement हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाता है ना? यस सर, यस सर। तो जैसे अभी ध्यान मेरे स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं कि ब्रेक स्टेटमेंट हमें लूप बॉडी के बाहर जंप करवा देता है एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक कंडीशन के मीट होने पे। तो कंडीशन हम बेसिकली किसमें यूज करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट में। और कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एंड एल्स स्टेटमेंट एग्जांपल है कंडीशनल स्टेटमेंट का। ठीक है, यस सर। अच्छा, अब इसका सिंटेक्स क्या होगा? तो सिंटेक्स तो कल हमने डिस्कस किया था इसके बारे में कि देयर आर थ्री लूप्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। हमने 3 लूप डिस्कस किया है। पहला लूप है व्हाइल लूप, सेकंड लूप होता है डू व्हाइल लूप एंड थर्ड फॉर लूप है। तो अगर व्हाइल लूप के बारे में बात करें तो व्हाइल लूप स्टार्ट होता है, कोई भी व्हाइल लूप जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो इट्स ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द कीवर्ड व्हाइल, है ना? यस, यस, ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम कीवर्ड व्हाइल। सो मैं यहाँ पे व्हाइल कीवर्ड यूज कर रहा हूँ व्हाइल लूप के लिए। अच्छा, व्हाइल लूप का क्या होगा, इसमें सबसे पहले हमें कंडीशन स्पेसिफाई करनी होती है कि नहीं? क्योंकि व्हाइल लूप एक कंडीशनल लूप है। व्हाइल लूप एक कंडीशनल लूप होता है जिसमें सिर्फ कंडीशन स्पेसिफाई होती है, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू एंड अपडेट वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की जाती है। ठीक है, यस सर। तो ये पढ़ चुके हम लोग। तो व्हाइल लूप हो गया और व्हाइल लूप की अपनी बॉडी होगी, तो ये मैंने बनाया बॉडी इसका व्हाइल लूप का। ठीक है, अच्छा, अब क्या हमने जस्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, देखिए टॉप पे स्टेटमेंट क्या कहता है कि द ब्रेक स्टेटमेंट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज्ड विद इफ एल्स स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ ही ब्रेक स्टेटमेंट यूज होगी। तो व्हाइल लूप के अंदर ये लूप है, इसको ध्यान से समझिएगा, लूप कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं होता है। लूप एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम कुछ डिपेंडिंग अपॉन द 3 टाइप्स ऑफ वैल्यू, मींस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू एंड अपडेट वैल्यू, हम फ्लो डिसाइड करते हैं डेटा के कितनी बार कोई डेटा एक ही टास्क को रिपीट करेगा। जबकि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, जो टेस्ट करता है सिर्फ कंडीशन को। तो इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट होती है तो मैं इफ इसके अंदर में जनरली एग्जीक्यूशन जो होता है वो इफ एल्स स्टेटमेंट से होता है। तो इसके अंदर में हम लोग, मैं लेट्स सपोज मैं इफ स्टेटमेंट यूज करता हूं, यहाँ पे इफ यूज कर रहा हूं, इफ है तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है तो इसके साथ भी ब्रैकेट यूज होगा। यस, एंड देन इसकी भी अपनी इंडिविजुअल बॉडी होगी, है ना? यस सर।
तो ये बॉडी मैंने बनाया इफ की। तो अब देखिए वाइल भी एक्चुअली कंडीशनल लूप है, स्टेटमेंट नहीं है, इट इज अ कंडीशनल लूप। तो लूप है तो ये भी किस पे काम करता है, ये भी ऑब्वियसली कंडीशन पे काम करता है, और इफ भी ऑब्वियसली कंडीशन पे काम करता है। ठीक है, तो इफ एक्चुअली में वाइल लूप के इनसाइड हमने बनाया हुआ है। ठीक है, तो वाइल लूप जब चलेगा तो उसके एक बार एग्जीक्यूशन पे क्या चलेगा, इफ भी चलेगा। यस सर। और इसके अंदर में हम जनरली स्पेसिफाई करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को। ठीक है, तो यहां पे मैं स्टेटमेंट यहां पे स्पेसिफाई कर रहा हूं ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक, अब ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा भाई, तो ये एक्चुअली हमें जंप करा देगा वाइल लूप की बॉडी के बाहर। ठीक है, कैसे कराएगा, जब कंडीशन एक पर्टिकुलर कंडीशन मीट होगी, और वो कंडीशन कहां लिखी जाएगी, इफ में सर, इफ में लिखी जाएगी। तो इसमें मैं लिख देता हूं कंडीशन टू ब्रेक। ठीक है, ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा, कंडीशन टू ब्रेक। ओके, नाउ वाइल एक अपने आप में लूप है, जो कंडीशनल लूप है, तो ये भी तो कंडीशन रखेगा ना। यस सर। तो इसमें भी एक कंडीशन और एक्सप्रेशन होगा, तो मैं कंडीशन और प्लस एक्सप्रेशन लिख देता हूं। ठीक है, ओके, चलिए ये हो गया, ये तो हो गया पहला केस, जो कि हमें ब्रेक स्टेटमेंट के लिए हम सिंटैक्स हमने वाइल लूप का लिखा। ब्रेक स्टेटमेंट एक्चुअली में क्या करेगा, अगर मैं इसको डेमोस्ट्रेट करना चाहूं तो ब्रेक स्टेटमेंट एक्चुअली क्या करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा बताओ, बोलिए। ट्रू हो जाएगी तो सर जंप करा देगा। गुड, तो जंप कराएगा तो ये यहां से इस साइड से इधर मूव कर जाएगा, और ये यहां से नीचे आते जाएगा, और नीचे आके कहां चला जाएगा, लूप बॉडी के बाहर। ठीक है, मतलब हम लूप बॉडी के बाहर, मेरा प्रोग्राम लूप बॉडी के बाहर चला जाएगा, कंट्रोल सीधा लूप बॉडी के बाहर चला जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, अब इसको, ये तो धीरे धीरे आपको रिमाइंड हो रहा होगा कल जो आप पढ़े हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए ओके, अब इसी का दूसरा पार्ट है डू वाइल लूप। अच्छा, वाइल और डू वाइल के बीच में डिफरेंस क्या है? तो इसमें पहले कंडीशन आता है सर, उसमें पहले स्टेटमेंट आता है। गुड, तो डू वाइल लूप में दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट डू का होता है। ठीक है, डू कोई भी कंडीशन होल्ड नहीं करता है, बल्कि डू वाइल लूप में क्या होता है कि कंडीशन पे चेक होने से पहले ही एक बार स्टेटमेंट क्या हो जाती है, एक्सप्रेशन प्रिंट हो जाती है। ठीक है, तो डू के साथ कोई कंडीशन एक्सप्रेशन तो नहीं आता है, बट डू का अपना बॉडी होता है। तो ये लो, इसकी मैंने बॉडी कंस्ट्रक्ट की ऐसे। ठीक है, अच्छा, डू की बॉडी कंस्ट्रक्ट कर दी। अब डू की बॉडी कंस्ट्रक्ट करने के बाद ये इसमें डू के लिए स्टेटमेंट लिखा जाता है कि नहीं? यस सर। तो जो जहां पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं, उसी के बाद जिस स्टेटमेंट को हम लिखते हैं उसके बाद या उससे पहले, जनरली हम बाद में स्टेटमेंट लिखने के बाद, क्योंकि डू ये कहता है कि पहला स्टेटमेंट तो प्रिंट हो जाना चाहिए, है ना। बेसिक प्रॉपर्टी डू वाइल लूप का यही है कि कंडीशन चेक होने से पहले पहला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद इसी बॉडी के इनसाइड में हम लोग क्या लगाएंगे, एक कंडीशनल स्टेटमेंट लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी डू का एक और पार्ट है, क्या पार्ट है, वाइल है ना। यस सर। तो ये वाइल है। अब वाइल की अपनी बॉडी नहीं होती है, वाइल की बॉडी तो नहीं होती है, बट वाइल क्या कंटेन करता है, कंडीशन कंटेन करता है। यस सर। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, अब जब कंट्रोल आएगा तो डू एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट प्रिंट होगी, उसके बाद हम चाहते हैं कि हम लूप एक स्पेसिफिक कंडीशन पे हम लूप बॉडी से बाहर जंप कर दें। ठीक है, एक स्पेसिफिक कंडीशन मीट होने पे, तो कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए हमें फिर से क्या लेना होगा, इफ एल्स स्टेटमेंट लेना होगा। ठीक है, तो इफ लिया एंड देन इसको बंद किया, देन इफ की बॉडी बनाओ, इफ की बॉडी बनाया एंड खत्म। सर डू जो है स्टेटमेंट ही है ना सर? डू स्टेटमेंट नहीं है, डू लूप का पार्ट है। डू वाइल दोनों मिलके एक लूप बनाता है, जिसमें कि डू वाला जो पार्ट होता है वो किसी स्टेटमेंट को बिना कंडीशन टेस्ट किए हुए एग्जीक्यूट कर देता है।
ठीक है। Yes. मतलब डू वाइल लूप में स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट हो जाती है बिना टेस्ट किए हुए, कंडीशन टेस्ट के। उसके बाद हाँ सर डू कीवर्ड है क्या सर? हाँ, ऑब्वियसली डू कीवर्ड है, वाइल भी कीवर्ड है, और दोनों ही कीवर्ड किस पर्पज से यूज किए जाते हैं? एक लूप बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है। जिस Yes. लूप की प्रॉपर्टी ये है कि उसमें कंडीशन टेस्ट होने से पहले ही एक बार स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, और वो स्टेटमेंट लिखी जाएगी डू पार्ट के अंदर में, और वाइल पार्ट के अंदर में हम क्या लिखते हैं? कंडीशन लिखते हैं। ठीक Yes, है। sir. तो चलिए अब इसके अंदर में जहां पे इफ स्टेटमेंट लगाया, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, इफ वाली कंडीशन अगर ट्रू होती है, तो हम क्या प्रिंट करना, हम क्या चाहते हैं? मेरा मतलब कंट्रोल जो प्रोग्राम का है वो कहां पहुंच जाए? लूप बॉडी के बाहर जंप कर दें। ठीक है। तो इसलिए हम Yes, यहाँ sir. पे ब्रेक लगा रहे हैं। अब ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो कंडीशन पे ही चलेगी, तो इफ के अंदर में हमको कंडीशन लिखना पड़ेगा। ठीक है। कंडीशन, और कंडीशन फॉर व्हाट? कंडीशन फॉर ब्रेक, राइट। तो कंडीशन फॉर ब्रेक मैंने लिखा यहाँ पे। ठीक है। Yes, sir. और अब इसके बाद वाइल में क्या जाएगा? वाइल में ऑब्वियसली वाइल पार्ट कंडीशन ही चेक करता है, तो कंडीशन और एक्सप्रेशन जाएगा, है Yes, ना? sir. बस। Yes. तो ये दोनों पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। ये तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब ज्यादा समझ में Yes, आ sir. रहा होगा। Yes, sir. स्लैश एक्सप्रेशन, ठीक है, कंडीशन स्लैश एक्सप्रेशन, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अच्छा, अब इसी पार्ट को, अब ये तो हो गया दो लूप का स्टेटमेंट। और थर्ड जो हम लूप पढ़ते हैं वो कौन सा लूप है? फॉर लूप, राइट। फॉर लूप। हाँ सर। Yes, तो sir. फॉर लूप में भी, अच्छा, इसमें अगर मैं बोलूं कि भाई ये कहां से कहां जाएगा, तो इसमें भी तो स्ट्रक्चर तो सेम ही होगा ना। स्ट्रक्चर तो कंट्रोल का सेम होगा कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा? जंप कराएगा। जंप कराएगा। कहां जंप कराएगा? सीधा वाइल से भी बाहर लेके चला जाएगा। Yes, sir. ठीक है। ये वाइल से के साइड से बाहर होता हुआ ये लूप बॉडी के बाहर चला गया। सर वाइल के बाद सर करली ब्रैकेट नहीं होगा सर? वाइल के बाद नहीं होगा, क्योंकि वाइल का अपना बॉडी नहीं होता है, बस वो कंडीशन टेस्ट करता है। यस सर। ठीक है। तो ये बाहर चला आया, और कितना कंफ्यूज होते हैं ये चीज, तो रिवीजन करिए वाइल वाला पार्ट में जाके, डू वाइल वाला पार्ट में। देखिए डू, अभी जस्ट बोला है मैंने कि डू वाइल पार्ट में डू के साथ कोई कंडीशन नहीं होती है, बस उसकी बॉडी होती है। वाइल के साथ कंडीशन होती है बट उसकी बॉडी नहीं होती है। ठीक है। यस सर। मतलब स्टेटमेंट प्रिंट कराने का काम डू का है, और कंडीशन टेस्ट करने का काम किसका है? वाइल का है। ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका। इसको मैं थोड़ा सा लुक दे देता हूं। थर्ड लूप के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज फॉर लूप। फॉर लूप के बारे में हमको पता है कि फॉर लूप में फॉर कीवर्ड हम यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन इसके साथ डिफरेंस ये है वाइल और डू वाइल से फॉर में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि फॉर के साथ तीनों ही चीजें हमें इंक्लूड करनी पड़ती है। क्या क्या सर? इनिशियलाइजेशन। तो फॉर, पहले तो फॉर लिया, इसमें 3 वैल्यूज जाएंगी, इसलिए मैंने ब्रैकेट ले लिया, और इसके बाद फॉर की बॉडी होगी, इसलिए मैं 2 ब्रैकेट ले लेता हूं, करली ब्रैकेट। और फॉर बॉडी के इनसाइड में अब जो भी स्टेटमेंट लेने होंगे इसके अंदर में हम लोग लेंगे। ठीक है। चलिए देखिए, अब इसके बाद फॉर लूप में क्या क्या यूज करते हैं हम लोग? फॉर लूप में यूज करते हैं, बोलिए क्या क्या यूज करते हैं? इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू को मैं सिंपली, इतना बड़ा तो नहीं लिखूंगा, मैं सिंपली लिख देता हूं INIT, इनिशियलाइज। ओके। नाउ इनिशियलाइज के बाद कंडीशन होती है, तो कंडीशन दे देता हूं, कंडीशन। ठीक है। एंड देन कंडीशन के बाद अपडेट स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट। ठीक है। तो अपडेट कर देता हूं, मैं अपडेट लिख देता हूं। यस सर। ठीक है। तो ये हो गया अपडेट। ऑलराइट। तो ये तो हो गया पहले फॉर का स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर में फिर से वही बात कि भाई ब्रेक स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट करेगी? ब्रेक स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट करेगी जब वो कोई कंडीशन वहां पे दी होगी। तो कंडीशन देने के लिए फिर से क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे। यस सर।
कंडीशन के लिए फिर से इफ अप्लाई करेंगे, और इफ की भी बॉडी होगी, है ना? यस इफ की भी बॉडी होगी ऐसे एंड ऐसे, ठीक है। और इफ की बॉडी के इनसाइड में हम लोग जनरली क्या करते हैं, फॉर ब्रेक, फॉर ब्रेक, ठीक है, ऑलराइट, एंड देन कंडीशन फॉर ब्रेक, एंड ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू ये ब्रेक होगी। यही होता है स्ट्रक्चर। तो ये तो हो गया किसका स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका फॉर लूप का स्ट्रक्चर, राइट, है ना? यस सर। ये फॉर लूप का स्ट्रक्चर हो गया, नीचे तक बन जाएगा, ये फॉर लूप का स्ट्रक्चर हो गया। और इसमें यही, अब इसमें भी कंट्रोल क्या होगा, ऑब्वियसली ब्रेक से कहां चली जाएगी, ये कंट्रोल नीचे चला जाएगा, ठीक है ना? यस सर। ब्रेक से सीधा आउट हो जाएगा। सर कंडीशन अगर सर ट्रू नहीं हुआ तो? कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो लूप एज इट इज चलता रहेगा। यस सर। ठीक है, लूप एज इट इज चलता। देखिए लूप, अब इसको समझते हैं ना, इसको देखिए समझते हैं। ये जो मैंने अभी अप्लाई किया, इसको पहले एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एग्जांपल है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टू कैलकुलेट द सम ऑफ numbers, मतलब सम ऑफ 10 नंबर्स देता हूं, सम ऑफ 10 नंबर्स, ओके। ये हमारा प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम में हम इंप्लाई करने वाले हैं ब्रेक स्टेटमेंट को, कि ब्रेक स्टेटमेंट हमें कैसे क्या हेल्प करता है, कैसे हम जंप करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। चलिए इसको तो सबसे पहले देखिए, अब ब्रेक स्टेटमेंट के अगर उस पे आए, स्ट्रक्चर पे आए, तो ब्रेक स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या कहता है भाई? सबसे पहले एक हमें लूप स्पेसिफाई करनी होगी, राइट? यस सर। और लूप स्पेसिफाई करके उसके अंदर में हमें एक इफ या इफ स्टेटमेंट यूज करना होगा, एंड उसके साथ हमें ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना होगा। तो मान लीजिए 10 नंबर्स को, हमें 10 नंबर्स के सम को प्रिंट करना है, तो हमें नंबर्स 10 टाइम्स चाहिए होंगे यूजर से। यस सर। तो लूप चलाना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल सिंपली फॉर लूप का ले लेता हूं। फॉर लूप में एक वेरिएबल आई नाम का लिया, और इसकी इनिशियल वैल्यू हमने 1 पे सेट करी, ठीक है। यस सर। उसी तरह से दूसरा आई, उसी आई का जो कंडीशन है उसको मैंने लेस देन इक्वल टू किस पे सेट किया, 10 पे सेट किया, एंड देन आई का इंक्रीमेंट वैल्यू आई प्लस प्लस कर दी, ठीक। देन अब इस फॉर लूप की अपनी बॉडी होगी, ठीक है। देखिए अब इससे मैच कीजिए, देखिए फॉर लूप बना, फॉर लूप के अंदर में हमने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एंड साथ में उसका जो टर्मिनेशन सिचुएशन है वो सारा स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या कहता है ये पार्ट, कि भाई इसके बाद आप कोई इफ या इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कीजिए। तो मैं उसके अंदर में एक इफ स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं, ठीक। और इफ स्टेटमेंट के इनसाइड में हम क्या करेंगे, एक कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे ब्रेक करने के लिए। तो लेट्स सपोज द कंडीशन जो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं वो लेट्स सपोज है समथिंग लाइक कि इफ, ठीक है, सॉरी, इफ नंबर एंड नंबर को मैं कंपेयर करता हूं। इफ नंबर इज लेस देन लेट्स सपोज 0, नंबर इज लेस देन 0 कर दे, तो इसका मतलब क्या हुआ? नंबर छोटा होगा सर 0 से। कोई निगेटिव नंबर, मतलब 0 से कोई भी छोटा नंबर, नेगेटिव नंबर अगर हम पुट कर दिए तो ये कंडीशन स्पेसिफाई हो जाएगी। और कंडीशन स्पेसिफाई होने के केस में हम क्या चाहते हैं, हमारा लूप क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, मतलब ब्रेक, हम लूप बॉडी से बाहर आ गए, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपल सा लॉजिक। पहले लूप के इनसाइड में हम ब्रेक स्टेटमेंट जो यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या है कि अब हमें 10 नंबर चाहिए यूजर से, ठीक है, 10 नंबर यूजर से चाहिए। तो इसलिए मैंने नंबर नाम का एक वेरिएबल यहाँ पे लिया हुआ है। अब इसको पहले 10 नंबर्स लेंगे, तो हम एक काम करते हैं, फॉर लूप के इनसाइड में हम एक पहले प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, प्रिंट एफ स्टेटमेंट ले लेते हैं, ठीक है। और प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर के थ्रू क्या करेंगे, 10 नंबर्स डिमांड करेंगे यूजर से, ठीक है। तो मैं सिंपल मैसेज करता हूं, एंटर एनी पॉजिटिव नंबर, एंटर एनी पॉजिटिव नंबर। अब ये ध्यान दीजिएगा, यहां पे 10 टाइम्स हमें 10 टाइम्स हमें परसेंटेज डी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि हम 10 वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, हम लूप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रिंटफ स्टेटमेंट के साथ
देखिए प्रिंटफ स्टेटमेंट के साथ स्कैनफ अभी समझ में आ जाएगा। प्रिंटफ के साथ हम क्या लेंगे, स्कैनफ लेंगे वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए। तो स्कैनफ में हम जनरली क्या करते हैं, परसेंटेज डी यूज करते हैं इंटीजर टाइप वैल्यू के लिए। यस सर। हाँ, तो अगर हमारे पास 10 वेरिएबल्स मतलब 10 वैल्यू लेनी है तो कितनी बार परसेंटेज डी लगाना होगा? सर 10 बार लगाना होगा और 10 टाइम्स लगाना होगा। बट यहाँ पे इस केस में नहीं लगाना होगा, इस केस में एक बार से काम चलेगा। क्यों? क्योंकि हम जब सेपरेटली वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं और तो सेपरेटली वेरिएबल डिक्लेयर करने पे हमें 10 टाइम्स लगाना पड़ेगा परसेंटेज डी, उसको कॉल करने के लिए। ठीक है, उसको एक्सेस करने के लिए उस लोकेशन को। लेकिन क्योंकि हम लूप वेरिएबल के इनसाइड काम कर रहे हैं, देखिए ये स्टेटमेंट हम किसके अंदर में लिख रहे हैं, लूप के अंदर। तो लूप जब चलेगा तो हर बार इंक्रीमेंट होगा, जब इंक्रीमेंट होगा तो हर बार ये प्रिंटफ स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और बिल्कुल फ्रेश तरीके से होगा। मतलब ये नहीं कि पुरानी वैल्यू रखे हुए है, वो पुरानी वैल्यू प्रिंट हो गई, अब नई वैल्यू वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें 10 टाइम्स परसेंटेज डी लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक बार परसेंटेज डी लगाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि ये लूप वेरिएबल के लूप बॉडी के इनसाइड है। ठीक है, कॉल करेंगे ना, कॉल, हाँ ऑब्वियसली कॉल करेंगे। तो उसको वैल्यू को प्लेस करने के लिए हम एंड% लगाते हैं एंड देन वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल नेम हमने इफ में क्या लगाया हुआ है, नंबर। तो मैं नंबर को यहां पे लिख देता हूं, नंबर एंड नंबर कर दिया। ठीक है, एंड देन इसको करते हैं टर्मिनेट। तो दोनों प्रिंटफ स्टेटमेंट भी हो गया, स्कैनफ स्टेटमेंट भी हो गया। देन कंडीशनल स्टेटमेंट भी हमने बना दी ब्रेक स्टेटमेंट को मीट करने के लिए, उसके अंदर ब्रेक भी स्पेसिफाई कर दिया। अब क्या बच गया, अब दो चीजें बच गई। पहला बच गया कि जो सम होगा, जो एडिशन हम करेंगे वैल्यूज का, वो एडिशन के लिए हमने कोई लॉजिक अभी नहीं लिखा है कि नहीं? तो लॉजिक हम क्या करेंगे, ये देखिए, अब ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ध्यान से देखिएगा, ये जो पार्ट है ये इफ की बॉडी है। ये किसकी बॉडी है? इफ की। और इफ की बॉडी हमने क्यों स्पेसिफाई की है? ब्रेक स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, तो सम हम उसके अंदर नहीं लिखेंगे, बल्कि इफ बॉडी के बाहर आएंगे। और ये जो बॉडी है यहां से लेके यहां तक, ये किसकी बॉडी है सर? फॉर लूप की है। फॉर लूप की बॉडी है। तो सम हम फॉर लूप के बॉडी के इनसाइड अगर लिख देंगे तो काम बनेगा, हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके इनसाइड में लिखता हूं एक हम दो तरीके से लिख सकते हैं। मैंने एक दिन और कल भी बताया था मैंने आपको कि सम को अगर मैं ऐसे लिखूं, सम इक्वल टू सम प्लस ध्यान से देखिएगा, नंबर, सम इक्वल टू सम प्लस नंबर। तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। लेकिन इसी चीज को हम, इसको मैं कमेंट बना देता हूं, इसी चीज को हम शॉर्टेन फॉर्म में लिख सकते हैं। वो इस तरह से लिखा जाता है, सम प्लस इज इक्वल टू क्या, n नंबर। यस सर, सम प्लस इज इक्वल टू नंबर। तो ये जो हमने लिखा है इसका मतलब भी वही होता है, सम इक्वल टू सम प्लस नंबर। तो इसमें दो बार सम लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ी, मतलब हमने थोड़ा सा अपना कोड को शॉर्टेन कर लिया है। ठीक है, तो ऐसे कई टेक्निक से यूज होते हैं, आपको जिसमें कंफर्टेबल है। अगर आप इस तरह से लिखने में कंफर्टेबल है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी एग्जीक्यूट करेगा। तो ये एक्चुअली हमने वैल्यूज को सम करने के लिए एक एक्सप्रेशन दे दिया। ओके, एंड अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो सम वैल्यू सम हो गई वो क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। यस सर, तो प्रिंट स्टेटमेंट को हम फॉर लूप के अंदर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे बताइए? क्योंकि प्रिंटफ स्टेटमेंट को अगर फॉर लूप के अंदर लिखेंगे तो जितनी बार फॉर लूप चलेगा उतनी बार वो प्रिंटफ स्टेटमेंट भी चलेगा। तो हर बार सम होता रहेगा। तो हम एक बार टोटल सम चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट बाहर लगाएंगे, ताकि एक ही बार लूप जब टर्मिनेट हो जाए तो हमारा सम जो भी समेशन आएगा वो प्रिंट हो जाए। तो मैं लिख रहा हूं सम, एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, सम ऑफ नंबर्स, और सम इक्वल टू जो लगा दो तुम। अब सम इक्वल टू, अच्छा अब सम इक्वल टू लगाएंगे तो हमें क्या लगाना होगा, परसेंटेज लगाना होगा डी, राइट? यस सर। एंड देन परसेंटेज डी के साथ हमें कॉल किसको करना होगा, नंबर को। ठीक, चलिए, तो ये भी कंप्लीट हो गया पार्ट। अब एक पार्ट बच गया, क्या पार्ट बचा? वेरिएबल डिक्लेरेशन का पार्ट। इनिशियलाइजेशन हमने कर दिया है,
डिक्लेरेशन बचा हुआ है, राइट? यस सर। डिक्लेरेशन तो कितने वेरिएबल्स हमें रिक्वायर्ड हैं? सम है, नंबर है। 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स वी नीड। एक तो पहला आई वेरिएबल जो कि हमारा लूप का वेरिएबल है, ठीक है? यस सर। देन दूसरा वेरिएबल है नंबर, एंड तीसरा वेरिएबल है हमारा सम नाम का। अब देखिए आई जो है वो लूप वेरिएबल है, ध्यान से देखिएगा इस बात को फिर से। आई जो है लूप वेरिएबल है, तो वो लूप में सेट की गई कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है? यस सर। तो यहाँ पे कंडीशन 10 टाइम्स है, तो 10 टाइम्स ये लूप चलेगा, मतलब आई की वैल्यू 10 टाइम्स तक इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है? तो आई का इनिशियलाइजेशन हमने यहाँ पे कर दिया, ये डिक्लेरेशन पार्ट है, और ये रहा लूप के अंदर में इनिशियलाइजेशन, ठीक? अब बचा नंबर वाला पार्ट। तो नंबर जो है वो यूजर स्पेसिफिक है कि यूजर कौन सा नंबर पास करेगा, ठीक है? तो उसका इनिशियलाइजेशन भी हमने, इनिशियलाइजेशन के लिए हमने प्रिंटफ स्कैनफ स्टेटमेंट लिख दिया है। यस सर। बचा अब सम वाला पार्ट। तो सम तो डिपेंड करता है किस पे, ऐड होने पे। तो उसकी कोई वैल्यू हमने स्पेसिफाई नहीं की है, वो यूजर स्पेसिफिक भी नहीं है। तो मैंने क्या बोला है, ऐसी चीजों में आप जनरली क्या रख के छोड़ दीजिए, जीरो। क्यों? क्योंकि ताकि कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर ना हो, नहीं? यस, ठीक है। तो अब देखिए, अब आप आते हैं कॉन्सेप्ट पे। अब ब्रेक स्टेटमेंट क्या कहता है? ब्रेक स्टेटमेंट कहता है कि भाई अगर मेरा कंडीशन मीट हो गया, मतलब जिस बॉडी के अंदर मैं डिफाइंड हूं, उस बॉडी के अंदर में जो कंडीशन स्पेसिफाई की गई है, अगर वो मीट हो गई, तो मैं आपको कहां जंप करा दूंगा? स्टेटमेंट के बाहर, लूप बॉडी के बाहर, ठीक है? तो कंडीशन यहां पे ये रहा कंडीशन, और इस बॉडी के इनसाइड में ब्रेक स्पेसिफाई की गई है। तो जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो हम ऑटोमेटिकली, हमें लूप के बाहर आ जाना चाहिए, है ना? है कि नहीं? तो चलिए अब चेक करते हैं इसको कि ये सही जा रहा है कि नहीं। कुछ एरर्स हैं। यहाँ पे सबसे पहले एरर है कि यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है, ठीक है? इसको अब रन कराते हैं। प्रिंटफ तो लूप बॉडी के बाहर है ना सर? क्या बोल रहे हैं? तो प्रिंटफ जो है सर, वो लूप बॉडी के बाहर है सर? बाहर है, बॉडी के बाहर है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर गया, तो हम डायरेक्टली कहाँ आ जाएंगे? इस प्रिंटफ स्टेटमेंट पे आ जाएंगे, ठीक है? तो चलिए मैं अब नंबर देता हूं। लेट्स सपोज नंबर इज 26, फर्स्ट नंबर इज 26, दे आर डिमांडिंग फॉर अनदर नंबर, लेट्स सपोज 42, अगेन दे आर डिमांडिंग फॉर अनदर नंबर, लेट्स सपोज दैट इज 65। तो ये सारे पॉजिटिव नंबर्स मैं एंटर कर रहा हूं। तब तक ये लूप कितने टाइम्स, अगर मैं पॉजिटिव नंबर्स एंटर करता रहूंगा, तो कितने टाइम्स तक ये एक्सेप्ट करेगा? 10 टाइम्स तक। गुड। और अगर मैं कोई निगेटिव नंबर पास कर दूंगा, तो कंट्रोल कहां चला जाएगा? फिर बाहर आ जाएगा लूप से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, और ब्रेक हमको जंप करा देगा कहां? इस प्रिंटफ स्टेटमेंट पे, राइट? तो मैं इस बार एक नेगेटिव नंबर पास करता हूं, -4, ठीक है? और अब देखिए डायरेक्ट हम क्या हो गया? सम इक्वल टू -4 क्यों आया? मिस्टेक है क्या? समथिंग इज रॉन्ग देयर। लेट्स चेक परसेंटेज डी। तो यहाँ तो ठीक है, नंबर को ही कॉल नहीं, सॉरी, यहाँ पे हमने किसको कॉल कर लिया है? सर नंबर को कॉल किया है। नंबर को कॉल किया, तो नंबर जो हमने प्रिंट करा है वही नंबर कॉल कर लेगा। यहाँ पे हमें सम को कॉल करना है ना? यस। ओके, लेट्स चेक अगेन। तो let's suppose the number is 32, second number is 34, so third number is 45. Now I'm passing a negative number, let's suppose -3. You see, हम डायरेक्ट लूप से कहां आ गए? बाहर आ गया। तो इसका मतलब है कि हमारा ब्रेक स्टेटमेंट सही से काम कर रहा है, ठीक है? यस सर। ठीक है। तो अब ये तो हो गया कि भाई 2 केसेस होते हैं। एक में जहां पे हम किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें जंप करना होता है, तो हम ब्रेक लगाते हैं, और किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें अगर कंटिन्यू रखना होता है स्टेटमेंट को, तो भी हम कंटिन्यू रख सकते हैं। उसके लिए हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करते हैं। -3 को सर छोड़ दिया है, बाकी 3 को ऐड किया है ना सर?
-3 को छोड़ दिया, यस। देखिए ऐड करके देखिए ना, yes, वो कैसे ऐड करेगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो डायरेक्ट जंप कर जाएगा ना जी, उसको एक्सेप्ट थोड़ी करेगा। yes, sir. ठीक है, तो वही तो प्रोसेस है ब्रेक स्टेटमेंट का। कोई कंडीशन मीट हो गई तो उससे डायरेक्ट जंप कर जाओ, उसको स्किप कर दो, yes, sir. एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट भी स्किप कर दो। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट पे। कंटिन्यू क्या करता है भाई, कोई पर्टिकुलर कंडीशन हमने स्पेसिफाई की, अगर वो पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होती है, उस कंडीशन के ट्रू होने पे भी हम क्या चाहते हैं, हमारा लूप क्या रहे, सर कंटिन्यू रहे सर। कंटिन्यू रहे। तो इसके लिए हम कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाते हैं। तो जहां पे मैंने सिर्फ ब्रेक स्टेटमेंट लगाया था, वहां पे सिर्फ मैं क्या लगा दूंगा, कंटिन्यू। कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब देखिए डिफरेंस क्या आएगा। लेट्स सपोज 12, 45, आई एम पासिंग लेट्स सपोज -22। अब ब्रेक के अकॉर्डिंग इसमें क्या हो जाना चाहिए था, सर -22 को छोड़ देता था, छोड़ के, ग्रुप से और बाकी स्टेप yes, को भी छोड़ के डायरेक्ट जंप कर देना करना चाहिए था मुझे। बट कंटिन्यू हमने भी ये नेक्स्ट वैल्यू भी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, yes, आफ्टर टेकिंग 10 values, it will produce whatever the result is। ठीक है, तो सर इसमें जीरो दे देंगे तो सर, हाँ, जीरो देंगे तो सर, जीरो देंगे तो yes, जीरो sir. देंगे तो जीरो को भी एक्सेप्ट करेगा। ओके, सो अब आप स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पे है, रीड द स्टेटमेंट एंड टेल मी व्हाट, आपने क्या सीखा इससे, आपको क्या समझ आया। क्या समझ आया आपको? स्किप कर देता है सर। किसको स्किप करता है? जब कोई कंडीशन मीट हो जाती है। देखिए माइनस वाला जो कंडीशन था ना, हमने जो माइनस वाला कंडीशन पास किया, अगर वो कंडीशन मीट हो गई, ठीक है, मतलब कंडीशन ट्रू हो गई इफ बॉडी के इनसाइड में, तो जो माइनस वाला पार्ट मैंने दिया, माइनस जो मार्क नंबर मैंने पास किया, उस पार्ट को क्या कर देगा वो, सर उस वो पार्ट को स्किप कर देगा और नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर जाएगा। सर ये तो कंडीशन तो सर माइनस में दिए, सर ट्रू ही दिए सर ना। हाँ, तो कंडीशन ट्रू दिए तो वैल्यू जो माइनस में मैंने पास किया ना जी, उसको यस सर, छोड़ देगा, उसको वो ऐड नहीं करेगा, यस, उसको ऐड नहीं करेगा और नेक्स्ट वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। यस सर, ठीक है, तो बस डिफरेंस यही है। देखिए ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, डायरेक्टली अगर कंडीशन मीट हो गई तो जंप करा देता है, कहां, लूप बॉडी के बाहर। और कंटिन्यू क्या यस करता है, सर, अगर कंडीशन मीट हो गई तो उस स्पेसिफिक पोर्शन को स्किप कर देता है और लूप को क्या रखता है, कंटिन्यू रखता है। ठीक है, यस सर, तो मान लीजिए कि कोई किसी ने नेगेटिव वैल्यू पास किया तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, आपको कुछ दूसरी वैल्यू पास करनी होगी, उसको स्किप कर देगा, उस पार्ट को स्किप कर देगा, उसको ऐड ही नहीं करेगा। मैं एक बार फिर से तो प्रोग्राम सर समझाता हूँ। देखिए, कंडीशन ट्रू होगा तो करेगा सर। हाँ एकदम बिल्कुल, अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, यस, तो क्या होगा कि कंडीशन ट्रू हुआ तो कोई वैल्यू मैंने माइनस मिली, -32 मैंने माइनस मिली। ठीक है, यस सर, तो इस यस, -32 को वो स्किप कर देगा, यस सर, वो उसको काउंट ही नहीं करेगा। यस ठीक सर, है, और आगे फिर लूप को कंटिन्यू चलने देगा जब तक लूप, जितनी बार लूप को चलना है। यस लूप सर, तो ऑब्वियसली कितनी बार चलेगा, लूप तो ऑब्वियसली 10 टाइम्स ही चलेगा, क्योंकि 10 टाइम्स उसमें हमने कंडीशन सेट करके रखी हुई है। वो 11-12 टाइम चल ही नहीं सकता है, उसको इफ से कोई मतलब नहीं है, इफ उसकी बॉडी के अंदर है ना। यस सर, तो लूप तो अपने स्ट्रक्चर से चलेगा, वो 10 टाइम्स ही चलेगा। बट यहां पे कंटिन्यू क्या करेगा, कोई कंडीशन मीट हो गई तो एक पर्टिकुलर वैल्यू को क्या कर देगा, वो सर स्किप कर देगा और कंटिन्यू रहेगा सर। कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट भी सेम ही रहेगा कि द कंटिन्यू स्टेटमेंट is almost what, is almost always सर used अपोजिट है। with what, if else, यस, if else statement inside the loop, inside the loop। ओके, लूप, ठीक है।
ये दोनों, ये स्टेटमेंट तो कॉमन है, बस डिफरेंस बस छोटा सा है। अच्छा, अब उस अकॉर्डिंग अगर चलें, उस अकॉर्डिंग अगर हम लोग डिस्कस करें, तो इसका बनाओ, सिंटेक्स बनाओ, व्हाट विल बी द सिंटेक्स। चलो सबसे पहले बनाता हूं मैं वाइल लूप का। तो चलो वाइल लूप का सिंटेक्स फटाफट हम लोग बनाते हैं। ओके, आप बताएंगे, मैं लिखता जाऊंगा। चलिए, मैंने वाइल लिया, ठीक है, वाइल में उसके ब्रैकेट लिया, इसकी बॉडी भी होगी। यस सर। ओके, वाइल की बॉडी बनाया। अच्छा, अब रूल क्या है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट को किसके अंदर रखना है सर? इसके अंदर रखना, लूप इफ इसके के। अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट को हमेशा एक कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ लेके आना है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगा? इफ होगा, यस सर। ठीक है। और इफ के साथ, इफ के बाद इफ की भी बॉडी बनेगी, ठीक यस है। सर। तो ये रहा बॉडी इफ का। और इस इफ स्टेटमेंट के इनसाइड में क्या लिखा जाएगा? सर कंटिन्यू लिखा जाएगा सर। कंटिन्यू लिखा जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंटिन्यू। समझ आ रहा है कैसे सिंटेक्स क्रिएट कर रहे हैं? यस सर। तो ये हो गया कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये कंटिन्यू स्टेटमेंट काम करेगा किस पे भाई? तो कंडीशन पे काम करेगा। तो इफ के अंदर में क्या लिखी जाएगी? कंडीशन लिखी जाएगी। यस सर। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिखता हूं, कंडीशन, ठीक है, टू ब्रेक, कंडीशन टू ब्रेक। नाउ अगर ये अब वाइल भी, अब वाइल लूप है तो ये भी एक कंडीशनल लूप है, ठीक है। कंडीशनल लूप है तो इसमें भी तो कंडीशन होगा ना। सर ये कंटिन्यू होगा ना सर? कंडीशन टू कंटिन्यू ना सर? हाँ, तो वाइल में भी तो कंडीशन हमें सेट करना ही होता है ना। यस सर। कंडीशन और एक्सप्रेशन तो वाइल लूप में आता है कि नहीं? वाइल लूप में तो हमें एक ही चीज चाहिए होता है, कंडीशन, और कुछ चाहिए ही नहीं होता है। यस सर। कंडीशन स्लैश व्हाट, एक्सप्रेशन, ठीक है। ये तो हो गया वाइल लूप का, ये हो गया वाइल लूप। अब इसको अगर मैं कहूं कि भाई इसके लिए बताइए कि एक्चुअली में मैकेनिज्म क्या होगा, मतलब कंट्रोल कहां से कहां जाएगा, बताओ। कंट्रोल कंटिन्यू से किधर जाएगा? अगर कंडीशन ट्रू सर है ऊपर, तो ऊपर ऊपर जाएगा। जाएगा। हाँ, ऊपर जाएगा। यस सर। मतलब ये एक्चुअली में कहां भेज देगा? वापस किसके पास भेज देगा? वाइल लूप के पास, ताकि लूप हमारा चलता रहे। बस एक क्या करेगा, यस। एक पर्टिकुलर कंडीशन को क्या कर देगा, वो स्किप कर देगा, मतलब एक पार्ट को सिर्फ स्किप कर देगा, है ना। यस। तो ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ये लेते हैं और इससे कनेक्ट कर देता हूँ मैं एरो। ओके, कोई सर यहाँ कंफ्यूजन? पे, सर यहाँ पे हाँ, ब्रेक, ब्रेक लिखा है। कहाँ पे? कंडीशन टू ब्रेक। कंडीशन, ओ सॉरी, कंडीशन टू ब्रेक लिख दिया, नहीं, कंडीशन टू कंटिन्यू होगा यहाँ पे। सॉरी, ये गलत स्टेटमेंट यस। है, इसको देख सही कर लीजिएगा। गुड, ठीक है। अब सेकंड इसी तरह से डू वाइल लूप, चलिए हो गया, आई गेस मैंने पूरा कर लिया इसको, ठीक है, फाइन, यस। यस। इतना ही है। देखिए कितना, कितनी सिंपली मैं आराम से लिखा जा रहा है। आप उसको देखिए, अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए हैं तो आप अपने तरीके से उसको उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यस। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसको कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके बारे में तो डिस्कस यस करने सर। की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या डिस्कस किया यस था, बताइए। सर, स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट क्या होता है एंड क्यों यूज करते हैं? This is the first statement for the what? For the switch statement. ये पहला स्टेटमेंट है स्विच स्टेटमेंट के लिए। क्या है कि the switch statement allows us to execute one block of code among many alternatives. मतलब जब हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए मिले हुए हों और उसमें से एक सुटेबल ऑप्शन को पिक करना, ठीक हो, यस सर। तो उस केस में हम लोग स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हैं। ओके, यस सर। यही काम, सेम काम हम लोग किसमें करते थे? सेम काम will do with what? Will do the same task with if else ladder also. Okay, यस सर। मैं लिख देता हूं, you can do same task with if else ladder also. If else, if else if ladder also. But why we are using switch statement? However, switch statement
स्विच स्टेटमेंट प्रोवाइड्स easier syntaxes, है ना? Yes. Easier syntax for doing the same thing. Doing the same thing. Okay, मतलब कि सेम चीज को हम किस में कर सकते हैं? इफ एल्स लैडर के थ्रू भी कर सकते हैं. इफ एल्स, अब ये मत पूछना इफ एल्स इफ लैडर क्या होता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. Yes, है sir. ना? तो Yes, sir. जो टास्क हम इफ एल्स इफ लैडर के साथ करते थे वही टास्क हम स्विच के साथ भी कर सकते हैं. बट फर्क ये है कि देखिए, जब हम इफ एल्स इफ लैडर बनाते हैं तो हमें बार बार बॉडी कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है, इफ की, एल्स की, इफ एल्स की, राइट? तो Yes, sir. जब विदिन इफ हम इफ लेते हैं, फिर विदिन दैट इफ हम इफ लेते हैं, तो बहुत सारी बॉडीज बन जाती हैं और वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि कहां पे किसकी बॉडी क्रिएट स्टार्ट हुई, कहां पे एंड हुई. अगर दो तीन ऑप्शन है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, इफ एल्स लैडर के थ्रू भी हम काम कर सकते हैं. लेकिन अगर मान लो कि मेरे पास 40-50 ऑप्शन है, उसमें से किसी एक ऑप्शन को पिक करना है, तो वो कोड कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी बॉडीज क्रिएट हो जाएंगी और समझ में नहीं आएगा कि कौन सी बॉडी कहां है. ठीक है? Yes, sir. तो इसके लिए सी ने बाद में एक अल्टरनेटिव दिया स्विच स्टेटमेंट के फॉर्म में. स्विच स्टेटमेंट के थ्रू हम उसी चीज को सिंपल सिंटेक्स रूल्स के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें हमें बार बार बॉडी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है? तो सबसे पहले इसका सिंटेक्स देखते हैं. अगर आपको याद हो, मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था कल ना पहले. तो इसका सिंटेक्स रूल क्या होगा, बोलो? सर स्विच सर कीवर्ड है ना सर? हाँ, सो ऑब्वियसली देखिए, हर नई चीज जो आप पढ़िएगा, चाहे वो कोई कंडीशनल स्टेटमेंट हो, चाहे वो लूप स्टेटमेंट हो, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, हर नई चीज स्टार्ट होती है कीवर्ड के साथ ही. ठीक है? क्योंकि उस कीवर्ड के थ्रू ही हमारा कंपाइलर ये समझता है, कंप्यूटर का कंपाइलर, कि एक्चुअली हम क्या फॉर्म करने वाले हैं. क्योंकि कीवर्ड स्पेशल पर्पस के लिए ही बनाया गया है ना? यस सर. ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं स्विच स्टेटमेंट को क्या होता है. तो सब स्विच स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि पहले तो स्विच कीवर्ड यूज करेंगे, एंड देन एक कंडीशन, एक तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं उसको, एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, जो भी लिखिए आप वो होता है. तो ये तो हो गया पहला केस. इसके बाद इसकी बॉडी बनेगी और इसकी बॉडी के अंदर में कई सारे केसेस हम क्रिएट करते हैं. तो सबसे पहले स्विच के अंदर में हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं. तो मैं लिख देता हूं एक्सप्रेशन. ठीक है? एक्सप्रेशन मैंने यहां लिख दिया. अच्छा, अब आते हैं स्विच केस के बॉडी के इनसाइड में. देखिए, इफ एल्स लैडर में इफ की बॉडी बनती है, उसके अंदर में इफ एल्स की बॉडी बनाते हैं, फिर इफ एल्स की अपनी बॉडी बनेगी, फिर उसके अंदर में अगर कोई चीज लेंगे तो फिर उसकी बॉडी बनेगी. है कि नहीं? yes. तो कई सारी बॉडीज क्रिएट हो जाती है और कंफ्यूजन क्रिएट करता है. तो स्विच में ऐसा नहीं है. स्विच में सिंगल बॉडी स्विच की बनेगी और बाकी हम केसेस बनाते हैं. तो केसेस कैसे बनाते हैं भाई? तो केसेस बनाने के लिए सिंपल एक और कीवर्ड है केस नाम का, यूज करेंगे केस. एंड केस के बाद हम स्टेटमेंट के टर्म में सिंपली लिखते हैं, सिंपली मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट के टर्म में, यहां पे सॉरी ये क्या हो गया, ओहो, ठीक है, स्टेटमेंट के टर्म में मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कांस्टेंट. ओके, यस. एक मिनट, अरे फिक्स रहेगी क्या सर? क्या कांस्टेंट? नहीं, फिक्स. जब आप कांस्टेंट बोलते हैं तो ऑब्वियसली हमको लगता है कि फिक्स ही होगी. तो ये किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे ही काम करेगी तो वो ऑलमोस्ट फिक्स ही रहता है. ठीक है? yes. अभी आपको समझ में आ जाएगा. तो ये मैंने लिखा कांस्टेंट, और कांस्टेंट को मैं कांस्टेंट 1 कर देता हूं. ठीक है? तो कांस्टेंट 1 हो गया. ये पहला केस हुआ. अच्छा, पहला केस जब हम अप्लाई करते हैं तो हमने ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ लिया है. ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? सर जंप कराता है सर. जंप कराता है. तो देखिए, अब ये कांस्टेंट के बाद जो हमने कांस्टेंट लिखा है, इसके बाद एक मिनट रुक जाइएगा. तो इसको मुझे मिटाने दीजिए, पहले इसको मुझे मिटाने दीजिए.
कलर टू ब्लैक, इस पार्ट को मुझे हटाने दीजिए पहले, ठीक। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू, ठीक, ठीक है। तो केस स्टेटमेंट 1 हुआ, और केस स्टेटमेंट 1 अगर मान लीजिए एग्जीक्यूट होती है, ध्यान से समझिएगा, अगर केस स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होती है तो क्या होगा, तो जो स्टेटमेंट होगा वो प्रिंट होगा, ठीक है। क्या प्रिंट होगा, स्टेटमेंट प्रिंट होगा। स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो कई सारे स्टेटमेंट हो सकते हैं, तो मैं STATEN स्टेटमेंट्स लिख देता हूं, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स प्रिंट होगा। अब स्टेटमेंट्स को मैं रख देता हूं डबल होने के बाद, मतलब ये क्या, सिंगल लाइन कमेंट कर दिया, ठीक है। चलिए, स्टेटमेंट प्रिंट होगा, और स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद हम डायरेक्ट इस बॉडी के क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो बाहर डायरेक्ट बॉडी के बाहर आने के लिए हमें ब्रेक लगाना पड़ता है, राइट। तो लगाइए ब्रेक। ब्रेक लगाने के लिए मैं यहाँ पे फिर से एक कोई दूसरा कलर से पिक करता हूँ। कौन सा कलर सूटेबल होगा, लेट्स सपोज, अच्छा ठीक है, चलिए ये ले लेता हूँ। ब्रेक मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। तो ये बॉडी के बाहर लेके आएगा। अब ये कितनी बार कंटिन्यू होगा, ये दूसरी बार भी कंटिन्यू होगा, राइट। 3 बार हुआ था। 3 बार, जितनी बार, 3 बार, ऐसा कोई नहीं 3 बार हो, वो 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स, जितनी बार चाहेंगे, जितना ऑप्शन हमारे पास होगा उतनी बार वो कंटिन्यू होगा। तो मान लीजिए फिर से मैंने लिया केस, सेकंड केस, तो सेकंड केस लेंगे तो अब इस बार कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट की वैल्यू इट मस्ट बी 2 हो जाएगी, 2। तो कांस्टेंट 2 कर दिया, एंड देन कांस्टेंट 2 है तो इसके साथ क्या क्या प्रिंट होगा, बोलिए। स्टेटमेंट प्रिंट होना है, या तो स्टेटमेंट हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे, लिखता हूं STATEMENT स्टेटमेंट्स, एंड देन फिर से क्या लगाएंगे, ब्रेक, फिर से ब्रेक लगाएंगे, तो ये हमें बॉडी के बाहर लेके जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया, ये तो हो गया यहां तक। अब ये कंटिन्यू होगा, फर्दर कंटिन्यू होगा, और कंटिन्यू में मैं इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। फर्दर ये कंटिन्यू होगा, कब तक कंटिन्यू होगा, जितनी ऑप्शंस होंगे, ठीक है, जितने ऑप्शंस होंगे उतने तक कंटिन्यू होगा। और लास्ट में हमारा क्या आता है, बोलो, लास्ट में क्या बोल, डिफॉल्ट आता है। गुड, तो मैं लास्ट में इसको कर देता हूं डिफॉल्ट, लास्ट में डिफॉल्ट, ठीक है। और डिफॉल्ट वैल्यू में ऑब्वियसली क्या प्रिंट हो जाएगी, डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, है ना। यस। और लास्टली ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। डिफॉल्ट आपको कॉलन आएगा। अच्छा, इसमें अब एक चीज कुछ मिसिंग है, ध्यान दीजिए। एक जगह मैंने कुछ गलती किया है, आपने ध्यान नहीं दिया, एक जगह गलती है, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, ध्यान दीजिए। तो क्या सर, उसमें डबल डॉट, इसमें डबल डॉट होगा, मतलब कॉलन होगा, ठीक है। इसमें हम लोग कॉलन यूज करेंगे, इसमें हम लोग कॉलन यूज करेंगे, इंस्टेड ऑफ सेमी कॉलन हम कॉलन यूज करेंगे, ठीक है। हर जगह कॉलन यूज होगा। चलिए, ये तो हो गया आपका स्विच स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स है वो, ठीक है। ये तो सिंटेक्स हो गया। अब इसी को, चलिए आपको तो याद हो गया होगा अब मुझे लगता है, तो इसी को अब आप बताइए कि इसी स्टेटमेंट को हम लोग इसका फ्लो चार्ट, फ्लो डायग्राम कैसे बनाएंगे, बोलो, अब तो बताइए। तो सबसे पहले सर कंडीशन होगा, सबसे पहले टॉप से हमारे पास एक एक्सप्रेशन आएगा, कुछ वैल्यूज आएगी। देखिए, स्टार्ट ऐसे होता है, कुछ वैल्यू आएगी। जब वो वैल्यू आएगी तो सबसे पहले सिंगल एक्सप्रेशन चेक होगा। देखिए यहाँ पे है ना स्विच एक्सप्रेशन, तो सिंगल एक्सप्रेशन चेक होगा। सिंगल एक्सप्रेशन चेक करेंगे तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगल एक्सप्रेशन को इस तरह से, चलिए लिख देता हूँ सिंगल एक्सप्रेशन, ठीक है। यस सर, सिंगल एक्सप्रेशन, ये मैंने, ये पहला चेक होगा, ठीक है। चलिए, अब अगर ये चेक होगा और उसके बाद चेक होने के बाद ट्रू कंडीशन में हम लोग फॉल डाउन कर देंगे, मतलब नीचे आ जाएंगे, ठीक है।
ओके नीचे आएंगे तो 1 मिनट, तो मैं बॉक्स बनाते जाता हूँ इसका भी साथ में। ये सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, ठीक। देन हम लोग नीचे फॉल डाउन करेंगे, ठीक है। नीचे फॉल डाउन करके हम कहाँ आएंगे? अब पहले केस 1 में। तो केस 1 के लिए, क्योंकि केस 1 क्या है, एक तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो कंडीशन को चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डायमंड शेप यूज करते हैं, ठीक है। तो एक डायमंड शेप मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये लीजिए एक डायमंड शेप मैंने इसके साथ लगा दिया, ठीक। ओके यस। अब ये डायमंड शेप क्या करेगा? पर्टिकुलर स्टेटमेंट को चेक करेगा, केस को चेक करेगा कि केस सही है कि नहीं है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट में इक्वल टू केस, क्या लिख रहा हूं? इक्वल टू केस, मतलब अगर केस जो दिया हुआ है उसके इक्वल हुआ तो क्या होगा? हाँ बोलो। तो सही ट्रू होगा सर। तो कंडीशन ट्रू होगी और ये कंडीशन ट्रू होगी और ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, राइट। एग्जीक्यूट करने पे जो क्या कहता है, ये स्टेटमेंट कहता है कि भाई अगर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा तो स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स क्योंकि प्रिंट होंगे तो हम लोग इस साइड, इस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के लिए, ठीक है, राइट साइड में। नाउ स्टेटमेंट जब स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए सिंपल है, क्या प्रिंट होगा? तो कोड ब्लॉक 1 प्रिंट होगा, मैं लिख देता हूं कोड ब्लॉक, और स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट, ओके। स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगे। नाउ स्टेटमेंट प्रिंट होंगे और अगर चलिए स्टेटमेंट प्रिंट होंगे और चलिए स्टेटमेंट अगर प्रिंट हो रहा है, मान लीजिए स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है, तो स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद क्या होना है? बोलो, स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद क्या होना है? देखिए यहाँ स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद क्या लगा हुआ है? ब्रेक लगा हुआ है। ब्रेक लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये ब्रेक ये बॉडी के बाहर जाएगी, है ना? यस सर। तो बॉडी के बाहर जाने के लिए मैं इधर लाके पहले फिलहाल के लिए छोड़ देता हूं, ठीक। यस सर। यहाँ पे मैं इसको लाके छोड़ता हूं जो कि उसको बॉडी के बाहर ले जाएगी। और अगर स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुई, चलिए अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो किधर फॉल डाउन करेगा? इस साइड फॉल डाउन करेगा। यस सर। अब इस साइड फॉल डाउन करेगा तो फिर से क्या होगा? फिर से कंडीशन चेक होगा। यस सर। अब वो कंडीशन क्या कहलाएगा? केस 2 कहलाएगा। यस सर। तो केस 2 में ये केस 2 चेक होगा, ठीक है। अब फिर से के इसमें मैं लिख देता हूं इक्वल टू केस 2 लिख देता हूं मैं इस पर, ठीक है। यस सर। कैसे आप इसको ध्यान से देखिए कैसे कैसे फॉर्म होता है फ्लो डायग्राम। देखिए मैं लिख रहा हूं इक्वल टू क्या? केस क्या? कौन सा केस? 2, राइट। तो इक्वल टू केस 2 हो गया। अगर ये कंडीशन भी ट्रू है तो क्या होगा? किधर मूव करेंगे? राइट साइड। राइट साइड मूव करेंगे, मतलब इस साइड चले गए। और इस साइड जाने पे फिर से क्या प्रिंट होगा? स्टेटमेंट प्रिंट होना है, राइट। तो स्टेटमेंट प्रिंट होगा, तो मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट, STATEMENTS, स्टेटमेंट्स, ओके, ठीक है। तो कंफ्यूजन है? नो सर। नहीं। चलिए अब स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद क्या होना है? ब्रेक करना है इसको। तो मैं इसको फिर से ब्रेक करूंगा, लाइन को यहां से टर्मिनेट करता हूं, तो लाइन उधर आगे मूव कर जाएगी, ठीक है, उस साइड मूव करेगी। और अगर उधर नहीं गई तो फिर क्या होगा? फिर से क्या होगा? फिर नीचे मूव करेगी, राइट। यस सर। फॉल्स के कंडीशन में किधर जाएगा? इस साइड जाएगा। और ट्रू के कंडीशन फॉल्स के कंडीशन में किधर फॉल होगा? नीचे फॉल होगा। एंड ट्रू के कंडीशन में इधर फॉल होगा, इधर चला जाएगा, ठीक है। नाउ ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, फिर से थर्ड केस आएगा इक्वल टू स्टेटमेंट का थर्ड केस, मतलब केस 3। तो केस 3 के लिए भी फिर मान लीजिए कि मैं फिर ब्लॉक ले लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। ये एक ब्लॉक फिर से लिया। अच्छा, अब ये ब्लॉक जो आएगा
वो क्या करेगा? तीसरा ब्लॉक। ये थर्ड ब्लॉक हो गया, और इस थर्ड ब्लॉक में भी फिर से कंडीशन तो वही चेक होनी है। एक मिनट रुको तो। हाँ, थर्ड ब्लॉक में भी तो कंडीशन वही चेक होनी है, लेकिन केस क्या हो जाएगा इस बार? केस 3 हो जाएगा। केस 3 हो जाएगा। तो चलिए इसको केस 3 करते हैं। इक्वल टू, सॉरी, इक्वल टू केस 3, राइट? EQUAL इक्वल, सॉरी, EQUAL इक्वल टू क्या? केस 3। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? नो सर। अच्छा, अब इसके बाद ये फिर से 2 ब्लॉक्स बढ़ेंगे उधर एक साइड में, और स्टेटमेंट लिखी जाएगी, है ना? 2 ब्लॉक्स बढ़ेंगे और यस। स्टेटमेंट लिखी जाएगी। 2 ब्लॉक्स बढ़ाते हैं, एक ब्लॉक इधर बढ़ेगा फिर से, और एक ब्लॉक इधर बढ़ेगा फिर से। ठीक, यस एंड सर। देन स्टेटमेंट लिखी जाएगी। मान लीजिए स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फिर से स्टेटमेंट्स कर देता हूं, STATEMENT स्टेटमेंट्स। ठीक है, यस एंड सर। देन ये आगे फर्दर मूव कर जाएगा आपका ब्लॉक। ठीक है, यहाँ, सॉरी, यहाँ तक तो हमको लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यस सर। ये तो आपको याद हो गया होगा, कल एक बार और आप डिस्कस कर चुके हैं, तो है ना? यस सर। तो चलिए इसको मैं इधर बढ़ा देता हूँ। अब लास्ट केस क्या होगा? तो डिफॉल्ट होगा। लास्ट केस डिफॉल्ट होगा। देखिए, लास्ट केस डिफॉल्ट होगा और ये कंटिन्यू रहेगा। तो लास्ट केस में ये डिफॉल्ट केस। ठीक, अब इस डिफॉल्ट केस को अगर हमको इसके बाद इसको, ये एक्चुअली में अगर फ्लो देखें तो अब सबको एक दूसरे से ज्वाइन कर देंगे, काम बन जाएगा। यस सर। तो इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ सबको एक दूसरे से। इसके फ्लो को देखें तो फ्लो किधर से किधर होगा? सबसे पहले टॉप से आएगा ऐसे, ठीक है? देन ये कंडीशन को मीट करेगा, यहाँ फर्स्ट कंडीशन को। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये इस साइड मूव कर जाएगा, है ना? और यस सर। कंडीशन फॉल्स होगी तो ये इस साइड मूव कर जाएगा। फिर से कंडीशन ट्रू होगी तो ये इस साइड मूव करेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो इस साइड मूव करेगा। ठीक है, एंड लास्टली डिफॉल्ट यस सर। केस आएगा। डिफॉल्ट केस इस साइड मूव कर जाएगा, और ये भी इस साइड मूव करेगा। ठीक है, एंड अगर यहाँ पे देखिए तो ये सारे ज्वाइंट्स हैं आपके, ये जो हैं ये सारे ज्वाइंट्स हो गए, जहां पे आपको अलग अलग पॉइंट्स आके ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, ओके। नाउ अब देखिए, यस सर। अब आप इसी चीज को जो हमने इंप्लॉय किया है, इसको अगर मैं लिख दूं तो ये कैसे लिखा जाएगा? ये वाला केस क्या हो गया बोलो? इधर वाला केस ट्रू, यस सर। दैट केस ट्रू, राइट? एंड इधर वाला केस फॉल्स। फॉल्स, तो ये वाला केस हो जाएगा फॉल्स, FALSE फॉल्स। इसी तरह से ये वाला केस हो जाएगा आपका ट्रू, ट्रू। ट्रू, और मैं इधर लिख देता हूँ इधर फॉल्स। इधर वाला केस क्या हो जाएगा? फॉल्स, FALSE फॉल्स। फॉल्स। ठीक है, फिर से ये वाला केस ट्रू ट्रू में जाएगा, एंड अगर फॉल्स हो गया तो फॉल डाउन कर देगा इधर। ठीक है, दैट्स इट। यस सर। ये देखिए फ्लो चार्ट बन के रेडी हो गया, है यस ना? सर। कैलकुलेटर प्रोग्राम। ओके, नाउ स्टार्ट विद द लॉजिकल पार्ट। क्या बोलता है, क्या बोलता है ये आपका स्विच केस? स्विच केस क्या कहता है? स्टार्ट विद स्विच केस, राइट? स्विच कीवर्ड, यस सर। स्टार्ट विद स्विच कीवर्ड। स्विच कीवर्ड यूज किया, एंड एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं, हम एक्चुअली में कैलकुलेटर डेवलप कर रहे हैं। तो कैलकुलेटर ऑपरेटर्स पे वर्क करता है, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सेट्रा, राइट? यस सर। तो हम इसमें ऑपरेटर नाम से एक एक्सप्रेशन ले रहे हैं। ठीक है, यस ना सर। इसके बाद स्विच की बॉडी होगी, तो ये बनाया स्विच की बॉडी, और इस स्विच की बॉडी के इनसाइड में हमारे पास बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। ठीक है, यस सर। तो सबसे पहले क्या आएगा स्विच की बॉडी के इनसाइड में? सर ये केस केस 1। आएगा।
केस आएगा, yes, ठीक है। केस 1 केस 2 अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, केस भी लिख के चल सकते हैं, केस 1 केस 2 लिखने की जरूरत नहीं है। तो केस लिखा, और पहला जो केस बनाएंगे वो पहला ऑपरेटर का होगा। तो पहला ऑपरेटर को मैं देखिए यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ले रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा टाइप है, किस टाइप से ट्रीट कर रहे हैं इसको, correct, कैरेक्टर टाइप। गुड, ये कैरेक्टर टाइप है। ओके, तो केस 1 कैरेक्टर टाइप yes, ले लिया। अब इसमें हम लोग एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, प्रिंट एफ स्टेटमेंट। देखो यूजर कोई भी ऑपरेटर एंटर करेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्विच स्टेटमेंट है वो रिएक्ट करेगा। तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट में हमें मान लो कि एडिशन करना है, तो एडिशन करना है तो ऑब्वियसली 2 वैल्यू का ही एडिशन होगा ना। yes sir, तो परसेंटेज डी, मान लो इंटीजर टाइप नंबर है तो परसेंटेज डी लिख सकता हूं, प्लस yes प्लस sir, परसेंटेज डी। देखिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, परसेंटेज डी तो प्लस परसेंटेज डी इक्वल टू परसेंटेज डी लिख सकते हैं। no sir, तो ये मैंने लिख दिया एक इसके इनसाइड में। एंड देन अब हम इसके अकॉर्डिंग वेरिएबल्स डिक्लेयर, वेरिएबल्स जो मुझे रिक्वायर्ड है, मतलब कि एडिशन जब भी होगा तो 2 नंबर पे ही होगा ना। yes तो sir, n1 नाम का एक नंबर है, n2 नाम का एक नंबर है, और एक एक्सप्रेशन एक दे रहा sum हूं है, n1 प्लस n2, ओके, सम yes के sir, लिए। ठीक है, तो ये yes, प्रिंट एफ स्टेटमेंट हो गया, इसको मैं करता हूं टर्मिनेट। एंड अब स्विच स्विच केस क्या कहता है कि भाई प्रिंट एफ स्टेटमेंट के बाद, स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद क्या कीजिए, तो ब्रेक कीजिए, ब्रेक कीजिए। तो ब्रेक मैं कर देता हूं। तो ये एक पार्ट मैंने बना दिया, एक केस बना दिया। अब उसको बस कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, काम बन जाएगा। yes sir, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूं, बस जस्ट एंटर करता है। हाँ, ठीक है। केस 2 यहाँ पे क्या कर देंगे, सिर्फ कर दूंगा माइनस, एंड देन यहाँ पे भी बस yes sir, ऑपरेटर मैं चेंज कर देता हूँ माइनस, यहाँ पे भी n1 माइनस n2, राइट। उसी तरह yes से sir, इसको नीचे लेके आइए, आते जाइए, और बस आप इसको पेस्ट करते जाइए। ये हो गया केस रेडी हमारा। ये लीजिए कि एक हो गया प्लस, एक हो गया माइनस, एक हो गया मल्टीप्लीकेशन, और एक हो गया डिवीजन। डिवीजन 2 तरह के हमने पढ़े थे, बेसिकली 3 तरह के होते हैं, तीसरा बाद में डिस्कस करेंगे। एक फ्लोर डिवीजन भी होता है, एक डिवीजन जिसमें हम कोसेंट फाइंड आउट करते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, और एक डिवीजन जिसमें हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे कोसेंट फाइंड आउट करना है तो क्या लगाएंगे, स्लैश। रिमाइंडर फाइंड आउट करना होता तो क्या लगाते, सर परिवार के लिए ये लगाते हैं, क्या नाम उसका, परसेंटेज नहीं, yes sir, परसेंटेज। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन था कि सर डिफॉल्ट केस क्यों दिया गया। देखिए, डिफॉल्ट केस लास्ट केस पर्पसली बनाया गया है कि मान लीजिए यूजर, आपने एक प्रोग्राम बनाया जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ही परफॉर्म करता है, और कोई यूजर कोई अदर देन दीज वैल्यूज पास कर देता है, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के अलावा कोई ऑपरेटर पास कर देता है, तो वो केस ऑटोमेटिकली किस में चला जाएगा, रॉन्ग केस में चला किस, जाएगा। ठीक yes है, तो वो ऑटोमेटिकली पूरे बॉडी में कहीं भी एग्जीक्यूट नहीं होने वाली है। तो इसको हम लोग किस केस में रख देते हैं, डिफॉल्ट केस में। default, वैसे डिफॉल्ट के बारे में एक बात याद कर लीजिए कि डिफॉल्ट स्विच स्टेटमेंट का आखिरी केस होता है, yes sir, आखिरी केस होता है। ठीक है, तो आखिरी केस हम चाहें तो इसको भी, ये जो थर्ड केस बनाया है हमने, इस थर्ड केस को भी डिफॉल्ट केस बना सकते थे। ठीक है, तो डिफॉल्ट केस है, डायरेक्टली मैं इसमें प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख देता हूं। चलिए, प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखा, और प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर में बस मैं एक स्टेटमेंट पास कर देता हूं, एरर। ठीक है, समथिंग लाइक एरर, एंड देन एरर के बाद लिख देता हूं ऑपरेटर इज नॉट, और प्लीज इसको तरह से लिख सकते हैं, प्लीज एंटर वैलिड ऑपरेटर, है ना, yes sir, वैलिड ऑपरेटर, दैट्स इट। और कुछ बचा इसमें, बस स्विच केस ऑलरेडी हम स्विच केस को हमने ऑलरेडी क्लोज किया हुआ है। सब फ्री स्पेसेस को मैं डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ आएगा, ब्रैकेट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, अब स्विच केस हमारा ऑलरेडी डिलीटेड है, इसके नीचे में हमारा ऑलरेडी ब्रेक रिटर्न स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब बचा क्या, डिक्लेरेशन पार्ट बचा, है ना। yes sir, तो डिक्लेरेशन पार्ट के लिए मेन बॉडी में आए, और देखिए कहां पर, यहाँ पर एक सेमीकोलन मिस हुआ है, एक बार ध्यान दे दीजिएगा कहीं पे सेमीकोलन वगैरह मिस हुआ हो तो। तब तक मैं डिक्लेरेशन भी कर देता हूं। कितने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी,
दो सर, दो। बस दो वेरिएबल n1 एंड n2। n2, और एक और वेरिएबल चाहिए बेटा, ध्यान से देखिए तो स्विच के सर अंदर दो में क्या ही, एक तो पास, सम। स्विच के अंदर में क्या पास किया हुआ है? सर ऑपरेटर है सर। तो वो कैरेक्टर कैरेक्टर। टाइप है ना, तो कैरेक्टर टाइप यस ऑपरेटर सर। लेंगे ना, तब तो वो समझ में आएगा कि कैरेक्टर टाइप है। यस सर। ठीक है, तो कैरेक्टर टाइप ऑपरेटर एक वेरिएबल लिया num1 एंड num2 दूसरा वेरिएबल लिया। नाउ यूजर स्पेसिफिक प्रोग्राम बना रहे हैं तो यूजर ही वैल्यू को प्रिंट, यूजर ही वैल्यू देगा इन टर्म्स ऑफ क्या, इन टर्म्स ऑफ टू नंबर्स एज वेल एज व्हाट, ऑपरेटर। ठीक है, तो यस सर। सबसे पहले चार प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे ऑपरेटर सेलेक्ट करने के लिए, मतलब ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए। तो प्रिंट प्रिंट एफ, ओह सॉरी कैपिटल में, PRINT प्रिंट एफ, प्रिंट एफ स्टेटमेंट, एंड देन प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखते हैं एंटर एन ऑपरेटर। ओके, ऑपरेटर में क्या क्या ऑप्शन दे यस। रहे हो, क्या क्या ऑप्शन दे रहे हैं हम? प्लस, देन माइनस, माइनस। देन मल्टीप्लाई। मल्टीप्लीकेशन एंड देन डिवीजन, यस। इतना ही है। ठीक है, इस यस ब्रैकेट सर। को बंद करते हैं एंड इसको मैं सेमी को ये कर देता हूं। ठीक है, अब बस इसको क्या कर दीजिए, टर्मिनेट कीजिए सेमीकोलन से। देन स्कैनएफ, स्कैनएफ के थ्रू एक्सेप्ट करेंगे जो ऑपरेटर यूजर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नाउ स्कैनएफ में क्या पास करेंगे, परसेंटेज डी और परसेंटेज सी, यस सर। क्या पास करेंगे? सर इसमें तो परसेंटेज, परसेंटेज डी कैरेक्टर है ना सर? कैरेक्टर है तो परसेंटेज सी जाएगा। ठीक है, यस सर। परसेंटेज सी, एंड देन हम लोग एक्सेस करेंगे एन परसेंट ऑपरेटर के साथ लोकेशन को, और ऑपरेटर को प्लेस करेंगे। तो ऑपरेटर हमारा वेरिएबल है, तो कॉल करो। ठीक है, नाउ सेकंड हमें एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना होगा, इस बार किसके लिए, जो नंबर्स यूजर एंटर करेगा। दो तो एंटर एनी टू, एंटर टू पॉजिटिव नंबर्स ले देता हूं। ठीक है, टू पॉजिटिव नंबर्स। नंबर्स, टू पॉजिटिव नंबर्स। ऑलराइट, नाउ अब यूजर यस। प्रिंट एंटर करेगा तो स्कैनएफ के थ्रू स्कैनर। हमें लगाना होगा स्कैनएफ, और स्कैनएफ में सिंपली पास परसेंटेज कीजिए परसेंटेज डी, कितनी बार, दो बार सर। परसेंटेज डी एंड देन परसेंटेज डी। ओके, ठीक है, यस कोई सर, कंफ्यूजन कॉल है? करें। नहीं, नो सर। ओके, इसमें 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 क्या, इसमें कोई कॉमा वगैरह भी लगना है परसेंटेज डी के बीच में, हाँ सर, एक कॉमा लगेगा। परसेंटेज डी के बीच में यहाँ पे नहीं, वहां नहीं लगेगा सर। वहां नहीं लगेगा। गुड, ठीक है। नाउ इसके बाद हम लोग सिंपल कॉल करते हैं वेरिएबल को, मेरा वेरिएबल है n1 एंड n2। n2, तो n% n1 n% n2। ठीक है, यस सर। इसको किया बंद, तो ऑलमोस्ट हमारा प्रोग्राम रेडी है। अगर कोई सिंटेक्स एरर नहीं है तो इसको एक बार रन करा के देखते हैं। सिंटेक्स एरर है, समथिंग ch स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, चलिए ch कैरेक्टर का केस में एरर दिखा रहा है। केस के साथ क्या एरर है, हाँ केस के साथ क्या लगता है, केसेस के साथ क्या लगता है, डबल डॉट। डबल डॉट। देखिए ध्यान दिए नहीं, हम भी पढ़ाने में स्किप डिफॉल्ट के साथ लगाए थे, इस सब के साथ नहीं लगाए। अब आ गया एंटर एन यस ऑपरेटर। सर। नाउ एंटर एन ऑपरेटर आ गया, तो अब इसको ऑपरेटर सेलेक्ट कीजिए। लेट सपोज मैं सेलेक्ट करता हूं माइनस। ओके, एंटर, यस एंटर सर। टू नंबर्स, लेट सपोज द नंबर इज 55 and the number is 42. The answer is 55 minus 42 is equal to 13. Okay, सर पहले माइनस देना पड़ा सर। हाँ पहले एक ऑपरेटर सेलेक्ट करना पड़ा। ठीक है, हमने यस। उसी सीक्वेंस से प्रोग्राम बनाया ना कि पहले ऑपरेटर दीजिए, ऑपरेटर दीजिए, उसके ऑपरेटर को पहले चेक करेगा कि ऑपरेटर करेक्ट है कि नहीं है। अगर ऑपरेटर करेक्ट है तो फिर वो दो नंबर्स मांगेगा और उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू को पास कर प्रिंट कर देगा। सर कैलकुलेटर में तो सर हम ऑपरेटर नहीं देते हैं ना सर। जो कैलकुलेटर हम बनाते हैं, मैंने कल डिस्कस किया था इस बारे में, जो हम कैलकुलेटर जो हम यूज करते हैं
वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे बना हुआ है, GUI बोलते हैं उसको, ठीक है। और अभी आप जिस पे काम कर रहे हैं वो एक्चुअली टेक्स्ट कमांड है, मतलब टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं। देखिए, पहले आपको पहले आप प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल लॉजिक्स को समझ लेते हैं पूरा स्ट्रॉन्ग तरीके से, ठीक है। देन आपके पास देन आपके पास कई सारे फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे डॉटनेट है जो यूज होता है C++ के लिए, ठीक है। तो डॉटनेट है, उसी तरह से पाइथन में जेंगो है, टिंकलर है, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं जहां पे आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए टूल्स मिलते हैं डायरेक्टली, ठीक है। आप उस टूल्स को यूज करते हैं और साथ में उसको कस्टमाइज करते हैं आप प्रोग्रामिंग लिख के, ठीक है। तो बिगिनिंग में स्टूडेंट को दोनों चीजें पढ़ने नहीं बोला जाता है, तो नहीं तो फिर आप सीख ही नहीं पाइएगा। पहले प्रोग्राम में स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाइए, ठीक है, एंड देन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे काम कीजिए। तो अभी वेट कीजिए, अभी पहले पूरा कंप्लीट सी तो सीखिए, उसके बाद फिर ग्राफिकल इंटरफेस पढ़िएगा, ठीक है। अच्छा, डिफॉल्ट के बाद भी सर ब्रेक स्टेटमेंट देंगे सर? डिफॉल्ट के बाद क्या जरूरत है, वो लास्ट वैल्यू है, लास्ट वैल्यू के बाद आप जंप होकर कहाँ जाइएगा? यस सर। ठीक है, जब एक बार दे देंगे तो हाँ दे दीजिएगा तो एरर दे देगा, दे दीजिएगा तो एरर दे देगा, क्योंकि जो सिंटेक्स होता है, ध्यान से समझना, सिंटेक्स में हम चेंजेस अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिंटेक्स के स्ट्रक्चर को ही समझता है हमारा कंपाइलर। यस, उसको उसमें चेंजेस हम नहीं कर सकते हैं, तब नहीं तो फिर एरर आ जाएगा, ठीक है। यस, ठीक है। तो ठीक है, तो फिर आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। दोनों चीजें समझ में आ गई होगी आपको? यस सर। कल से हम लोग आगे बढ़ेंगे एरे की ओर, तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, ठीक है। ओके देन।